Hello students, welcome to you all. So students, this is the second part of the chapter industries. तो ये उसका दूसरा पार्ट है. So in the previous video you studied about industries, classification of industries. You also knew. So under the classification you knew that the industries can be classified into basis of raw material. जो उनमें raw material यूज होता है, साइज एंड ओनरशिप. इसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण. इन रॉ मटेरियल्स यू न्यू अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. इन द बेस्ड ऑफ साइज you knew about the small scale industry and large scale industries. And in the base of ownership there are private sector industries, joint sector industries and cooperative sectors. You studied in the previous video. So students, today we will continue this chapter with the topic factors affecting location of industries. तो स्टूडेंट्स, जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन में कि वो कहाँ पर बननी चाहिए, तो कौन कौन से जो फैक्टर हैं उसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल, लैंड, वाटर, लेबर पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट. तो देखिए जो फैक्टर हैं उसमें देखिए हियर यू कैन ऑल्सो सी, एक तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल वहाँ पे मिलना चाहिए, लैंड अच्छी होनी चाहिए जो ज़मीन है, वाटर की अच्छी वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी, लेबर पावर, देखिए लेबर बहुत ज़रूरी है तभी काम हो पाएगा इंडस्ट्री में. कैपिटल यानी कि उसमें लगाने के लिए पूंजी भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लेबर्स को भी वहाँ पर वेजेस देने हुए हैं और साथ में कई और भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वहाँ पर पूरे करने होते हैं, तो उसके लिए कैपिटल भी चाहिए. ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी होनी चाहिए रॉ मटेरियल को लाने और ले जाने के लिए. एंड मार्केट, और साथ ही मार्केट से नज़दीक होना चाहिए सो दैट दे कैन सेंड मैन्युफैक्चर मटेरियल गुड्स इन टू दी मार्केट. इंडस्ट्रीज आर situated where some और all of these factors are easily available. तो देखिए इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे होती हैं, जहाँ पर ये सारे फैक्टर्स होते हैं या इनमें से अधिकतर फैक्टर्स जहाँ पर मिल जाते हैं. समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इनिशिएटिव्स, इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडीज, पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर so that industries may be located in the backward areas. Industrialization often leads to development and growth of towns and cities. तो देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो भी काफ़ी सारे यहाँ पर इंसेंटिव्स देती है, जैसे सब्सिडी देती है, यानी कि जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उस पर सब्सिडी मिलती है. लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है वो भी वहाँ पे कम की जाती है बाय द गवर्नमेंट. एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरियाज. तो इससे क्या होता है, देखिए अगर जो इंडस्ट्री है बैकवर्ड एरिया में अगर है तो वहाँ पर क्या होगा, तो डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा. और साथ ही क्या होगा, अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज आएगा और वो जो बैकवर्ड एरिया है वो भी डेवलपमेंट करेंगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड डेवलपमेंट. तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है औद्योगिकीकरण, जहाँ पर फैक्ट्रीज में ग्रोथ होती हैं, तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. और इससे केवल लोगों का ही नहीं बल्कि जो टाउन्स और सिटीज़ होती हैं उनका भी विकास होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट. तो बाय दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी कि जो इसका एक तंत्र बना होता है
इंडस्ट्रीज़ का वो कैसा होता है। एंड तो इसमें क्या होता है, एक इनपुट्स होता है। तो ये आपने देखा भी होगा कि इनपुट जैसे वहाँ पर क्या किया जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसका इनपुट होता है, प्रोसेस होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग जो वर्क होता है, और उसके बाद आउटपुट्स, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल आता है, गुड्स आते हैं, बना हुआ सामान आता है, वो होती है आउटपुट प्रोसेस। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स। देखिए बात करें इनपुट्स की, इसमें क्या क्या आते हैं आपके, रॉ मटेरियल्स, लेबर्स एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए जो आपका इनपुट्स होता है, इसमें हमें रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेसेस इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। देखिए जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाने के लिए जो बीच में एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, जिससे जो आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आप बनाना चाहते हैं, तो उस एक्टिविटी को कहा जाता है प्रोसेस। द आउटपुट्स आर द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, द इनकम अर्नड फ्रॉम इट, और जो आउटपुट होता है वो होता है आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट, और द इनकम अर्नड फ्रॉम इट, और जो आउटपुट होता है इसी से क्या होती है, इनकम होती है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द इनपुट्स मे बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। चलिए बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, यानी कि जो कपड़ा उद्योग होता है जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर हम इनपुट की बात करें, वहाँ पर क्या होगा, कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये क्या होंगे, इनपुट। फिर आता है आपका सेकंड जो है पॉइंट, प्रोसेस। तो उसमें क्या होगा, द प्रोसेसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो अभी आपको बताया गया था, तो सबसे पहले आता है जिनिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कपास होती है उसे, कॉटन होता है उसे ओटा जाता है। सो स्टूडेंट्स, हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी कॉटन गिनिंग। देख सकते हैं आप किस तरह से इसकी उटाई की जाती है जो कॉटन होते हैं। आफ्टर गिनिंग सेकेंड प्रोसेस स्पिनिंग। उसके बाद क्या होता है, स्पिनिंग होती है। थ्रू स्पिनिंग जो कॉटन होता है उससे क्या बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है कॉटन से। देन वीविंग, उसके बाद बुनाई की जाती है, कपड़ा बनाया जाता है। देन डाइंग, यानी कि डाइंग क्या होता है, कपड़े को कलर किया जाता है। एंड प्रिंटिंग, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग की जाती है, जो भी उस पर डिजाइंस बनाने होते हैं। तो गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, दीज आर प्रोसेसेस। ये क्या है, प्रोसेसेस, यानी कि प्रोसेस होती है इसमें। द आउटपुट इज द शर्ट यू वेयर, और आउटपुट की बात करें तो अंत में क्या बनता है, जो फिनिश्ड गुड है शर्ट, तो जो कमीज होती है वो आउटपुट यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल रीजन्स, यानी कि जो इसके रीजन्स होते हैं, औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर। देखिए इंडस्ट्रियल रीजन कैसे बनते हैं, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के काफ़ी क्लोज, काफ़ी नज़दीक क्या होती हैं, स्टेब्लिश होती हैं। एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, और उसके बाद उनके जो बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं उन्हें, उनको वो क्या करती हैं, आपस में शेयर करती हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं आपके, नॉर्थ अमेरिका में। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। तो ये आपके क्या हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज। तो देखिए आपके जो टेम्परेट एरियाज होते हैं ग्लोब में, जो आपका अर्थ होता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये रीजन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है।
नियर सी पोर्ट्स, और अधिकतर कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे सी पोर्ट्स होते हैं, सो दैट दे कैन ईजिली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट देयर गुड्स, एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। और कहाँ पे होते हैं अधिकतर, जो कोल फील्ड्स होते हैं, यहाँ पर कोयला निकाला जाता है। देखिए कोल इट यूज्ड फॉर फ्यूल इन दीज इंडस्ट्रीज। India has several industrial regions like Mumbai, Pune cluster, Bangalore, Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad, Baroda region, Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam, Guntur belt, Gurgaon, Delhi, Meerut region and Kollam, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये इंडियन क्या है आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं। So students, industries are very very beneficial for our society। जैसा कि भी आपने पढ़ा कि इससे जो रॉ मटेरियल होता है उससे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं जो हमारे काम ही आते हैं, और साथ ही कई लोगों को वहाँ पर क्या है एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जो रॉ मटेरियल होता है उसको वो रिसोर्सेज उनका एक अच्छा यूज़ भी किया जाता है। बट in the other hand, some cases tell us that sometimes human mistake in the industrial region can be dangerous for all the humans। So let's know about one industrial disaster। देखिए यहाँ पर जो एक त्रासदी हुई थी उसके बारे में हम जानेंगे। In industries, accidents, disaster mainly occur due to technical failure or irresponsible handling and hazardous material। देखिए क्या होता है, कई बार तो टेक्निकल जो फेलियर होता है उसके कारण ये एक्सीडेंट या डिजास्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और कभी कभी क्या होता है, एक जो रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग होती है जो वहाँ पर यानी कि बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्य नहीं किया जाता, कोई गलती की जाती है वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, तो उससे भी कई बार ये गलती हो जाती है। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल ऑन 3rd December 1984। सो इन द प्रीवियस क्लास यू स्टडीड अबाउट दैट भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो दिस इज द we are discussing about that tragedy। So it occurred on 3rd December 1984 around 12:30 am। It was a technological accident in which highly poisonous methyl isocyanate MIC जिसे बोलते हैं, ये क्या हुआ था यहाँ पर, तो ये गैस along with hydrogen cyanide and other reaction produced leaked out of the पेस्टिसाइड फैक्ट्री। तो वहाँ पर एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी जहाँ पे कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती थी। तो उस पर क्या हुआ, ये जो गैस थी ये स्प्रेड हो गई, यानी कि गलती से क्या हुई, ये लीक होने लग गई वहाँ पर। फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। द ऑफिशियल डेथ टोल्स ओवर 3598 इन 1989। तो अगर बात करें जो डेथ हुई उसमें लगभग कितनी हुई, 3598, 3598। और एक कब तक की बात है, 1989 तक। Thousands who survived still suffer from one of many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders etc। तो देखिए उस समय तो इतनी सारी वहाँ पर क्या हुई थी, मौतें हुई थी लोगों की। उसके बाद भी many of the people they suffered from the other disease there still now also। अभी तक भी वहाँ पर कई लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग वहाँ पर आँखों की जो अंधापन है, आँखें खराब हो चुकी हैं, उससे जूझ रहे हैं। कई का इम्यून सिस्टम वो काफ़ी उससे क्या हो गया है, इम्पेयर्ड, यानी काफ़ी खराबी आ चुकी है। और कई लोगों के जो पाचन क्षमता होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर आ चुके हैं। तो देखिए उसका असर अभी तक है, एक छोटी सी गलती और उसका इतना बड़ा जो अफेक्ट हुआ। तो ये था एक आपका इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन भोपाल। इन अनदर इंसिडेंट
देखिए एक और इंसिडेंट है। ऑन 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओ क्याओ चोंगिंग चाइना 243 people died, 9,000 were injured and 64,000 were evacuated। तो देखिए क्या हुआ था, चाइना में था, चोंगिंग एक प्लेस था, गाओ काओ एक प्लेस था वहाँ पर चाइना में। तो वहाँ पर क्या हुआ था, देखिए जो गैस वेल यानी कि जो गैस के जो कुएँ होते हैं जहाँ से गैस निकाली जाती है, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ जिसमें लगभग 243 लोग मारे गए एंड 9,000 यानी कि 9,000 लोग इंजर्ड हुए और 64,000 लोग 64,000 वर इवैक्यूएटेड, उन्हें वहाँ से हटाया गया। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। देखिए जब वहाँ पर विस्फोट हुआ तो कई लोग भाग नहीं पाए, इस कारण भी वे मारे गए। Those who could not escape in the suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas। और जो भागने में कामयाब भी रहे, देखिए उन्हें भी क्या हुआ, उनकी जो आइज़ थी, आँखें, स्किन एंड लंग्स, तो वो भी काफ़ी जल गए थे फ्रॉम दी गैस। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर नोइंग these incident, we come to the point, रिस्क रिडक्शन मेजर्स। देखिए जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कभी कभी नुकसान हानिकारक हो सकती हैं, नुकसानदायक या हानिकारक। सो वी शुड कीप फ्यू पॉइंट्स इन आवर माइंड। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। देखिए जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज है, जहाँ पर लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है लोगों की, तो वहाँ से इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा दूर होनी चाहिए और सेपरेट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं जैसे चाइना में हुआ या भोपाल में हुआ, तो उससे क्या होगा, लोगों को कम से कम नुकसान होगा। नंबर 2, पीपल स्टेइंग इन द vicinity of industrial should be aware of the storage of toxins of hazardous substance and their possible effects in case if an accident occurs। और देखिए जो इसी के आसपास रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास रहते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर जो खतरनाक और जानलेवा गैसेज होती हैं उनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। जो यहाँ पर सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं तो उसके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह के एक्सीडेंट हों तो वे सही टाइम पे अपनी जान बचा सकें। थर्ड, फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। यानी कि एक फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव, यानी वहाँ पर होना चाहिए इस टाइप का कि इस तरह की अगर त्रासदी होती है, इस तरह के अगर वहाँ पर इंसिडेंट होते हैं तो लोगों को पहले पता चल जाए, सो दैट दे कैन escape themselves। नंबर 4, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज शुड बी लिमिटेड। देखिए टॉक्सिक सब्सटेंसेज यानी कि ऐसे जो जहरीले जो सब्सटेंस होते हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होनी चाहिए। जैसे कि आपने भोपाल में देखा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कैपेसिटी में रखा गया था, जिस कारण ये वहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। तो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जो स्टोरेज है वो लिमिटेड होना चाहिए। नंबर 5, पॉपुलेशन डिस्पर्सन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड। और साथ ही देखिए जो प्रदूषण के जो उपाय होते हैं उनको भी, उनकी क्वालिटी को भी अच्छा करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, सो दैट वी कैन बी सेफ फ्रॉम दीज टाइप ऑफ इंसिडेंट्स। So students, do you know emerging industries are also known as sunrise industries। देखिए जो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इमर्जिंग यानी कि जो प्रोग्रेस कर रही हैं, जिनका उदय हो रहा है, उन्हें बोला जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज़, जिनकी बहुत ज़्यादा मांग है जिनके प्रोडक्ट्स की। दीज इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे IT भी बोला जाता है, वेलनेस
हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। तो ये क्या है आपकी सनराइज इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। तो अगर हम बात करें जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अगर बात करें तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नाउ वी विल नो अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, the textile industry and the information technology industry. The iron and steel and textile industries are the older industries. तो आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि ये जो आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं तो ये काफ़ी पुरानी है। तो क्लास 8 में भी आप ये पढ़ चुके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ये दोनों आपकी ओल्ड हैं। वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। तो अभी देखिए जैसे अब कंप्यूटर बाद में बना तो ये चीज़ बाद में आई आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रसिया। तो यहाँ पर आपकी देखिए जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ कंसनट्रेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में यू नो दैट इन इंडिया द कॉटन देयर इज़ गुड कंडीशन फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन। सो यहाँ पर आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा बात करें अगर इंडिया के अलावा हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान, यहाँ पर भी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर दी सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। तो आपकी जो सिलिकॉन वैली हैं वो कहाँ पे हैं? सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया, जिसे अब बेंगलुरु भी कहा जाता है इंडिया का। तो ये भी क्या है आपका आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर आपकी हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइक अदर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस आउटपुट्स। तो इसमें बहुत सारे आउटपुट्स होते हैं, प्रोसेसेस भी होती हैं और आउटपुट्स भी होते हैं, यानी कि इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट्स। दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। देखिए ये जो इंडस्ट्री है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो देखिए इसमें जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका यूज़ एज अ रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। द इनपुट्स ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूड्स, अगर बात करें हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की तो इसमें जो इनपुट्स हैं आपका तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन ओर। देखिए आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये इनसाइड दी क्रस्ट के अंदर से, जहाँ पे इसकी माइंस होती हैं आयरन ओर की। तो उसमें ये क्या होता है? इम्प्योर, यानी ये अशुद्ध होता है, इसे शुद्ध किया जाता है। और साथ ही जो आपके रॉ मटेरियल हैं कोल, कोयला एंड लाइमस्टोन, along with labor, capital, site and other infrastructure। तो ये सारे क्या किस्म आते हैं आपके रॉ मटेरियल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। अब देखिए जो आयरन और है ये तो अशुद्ध होता है आयरन, इसमें कई तरह की अशुद्धियाँ मिली होती हैं आयरन में जो ज़मीन से निकाला जाता है। तो इसे देखिए, इससे प्योर आयरन बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, फिर उसके बाद जब इसे स्टील में चेंज करना होता है तो उसमें प्रोसेसेस के अंतर्गत कई तरह की यहाँ पर एक्टिविटीज़ आती हैं। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। तो इसे जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, जो एक भट्टी होती है जिसमें इसे गलाया जाता है, इस रॉ मटेरियल को यानी कि आयरन ओर को उसमें गलाया जाता है। वेर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, जहाँ पर ये क्या हो जाता है? पूरा पिघल जाता है। इट इज़ देन रिफाइंड, और उसके बाद इस पिघले हुए जो आयरन होता है पिघला हुआ, उसे क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। और देखिए जब ये प्योर हमें मिल जाता है तो उसके बाद उससे बनता है स्टील, और इसका यूज़ अदर इंडस्ट्रीज में भी एज ए रॉ मटेरियल किया जाता है। So students, second part of this chapter ends here. I hope all the topics you understood well. So
we will continue this chapter in the next video. So till then, bye.